नमस्ते। स्वागत है आप सभी का ज्योत्सना's नॉलेज वर्ल्ड @पॉलिटिकल साइंस में। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो व अरस्तु की अध्ययन पद्धति में भेद। भेद यानी अंतर। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो और अरस्तु की अध्ययन पद्धति के बीच में अंतर। इन दोनों के बीच में अंतर जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि प्लेटो कौन है और अरस्तु कौन है। प्लेटो और अरस्तु के परिचय के विषय में मैं पहले ही एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि प्लेटो और अरस्तु है कौन। ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये है प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु के बीच में गुरु शिष्य का संबंध है। प्लेटो जो है वो अरस्तु का गुरु है और अरस्तु प्लेटो का शिष्य है। इसी के साथ में ये दोनों ही पाश्चात्य जगत के राजनीतिक विद्वान हैं। पाश्चात्य जगत से मतलब है पश्चिम के देशों के। ये दोनों ही पश्चिम के देशों के राजनीतिक विद्वान हैं। तो अब जान लेते हैं प्लेटो और अरस्तु की अध्ययन पद्धति में भेद यानी कि अंतर। पहला पॉइंट है, प्लेटो अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में इतिहास, भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं तथा मानव स्वभाव पर यथोचित ध्यान नहीं देता है। वहीं अरस्तु ने प्लेटो के विपरीत अपने समकालीन तथा भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं का सावधानी पूर्वक पर्यवेक्षण और अध्ययन किया है। इन दोनों के बीच में पहला अंतर क्या हो गया कि प्लेटो जो है उसने कभी भी अपने इतिहास का, जो भूतकालीन राजनीतिक संस्थाएं रह चुकी हैं, उनका कभी भी ध्यान नहीं दिया, उन पर कभी भी उनका अध्ययन नहीं किया है। जबकि अरस्तु ने हमेशा अपनी भूतकालीन समकालीन अच्छे से संस्थाओं का अध्ययन किया है, उनका पर्यवेक्षण किया है और पूर्ण रूप से जो है अपने इतिहास पर, अपने भूतकाल पर, अपने राजनीतिक संस्थाओं पर ध्यान दिया है। दूसरा अंतर है, प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है और अरस्तु की पद्धति उद्गमनात्मक है। अच्छा, अब निगमनात्मक क्या होता है और उद्गमनात्मक क्या होता है? सामान्य घटनाओं से यदि कोई विशेष नियम निकाला जाता है तो वो है निगमनात्मक पद्धति। यानी घटना तो बहुत सामान्य सी है, पर उससे नियम कौन सा निकाला गया है, बहुत बड़ा निकाला गया है, उसका बहुत बड़ा मतलब निकाला गया है। और उद्गमनात्मक पद्धति क्या है कि घटना बहुत बड़ी है और उससे जो निष्कर्ष है, जो नियम है, वो बहुत ही छोटा निकलेगा, एक सामान्य सा नियम निकलेगा और बहुत ही साधारण सा नियम होगा। तीसरा अंतर है, प्लेटो सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करता है, वहीं अरस्तु विशेष घटनाओं और परिस्थितियों के निरीक्षण के आधार पर सामान्य नियम बनाता है। यहाँ वही बात आ गई जो दूसरे पॉइंट में कही गई थी कि प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है और अरस्तु की पद्धति उद्गमनात्मक है। यानी प्लेटो जो है सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करता है। उदाहरण के रूप में लेते हैं तो संपत्ति एक सामान्य सी बात है जो सभी के पास होनी जरूरी है, आवश्यक है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति संपत्ति के आधार पर ही की जा सकती है। ये एक सामान्य सी बात है। उसको लेकर प्लेटो ने जो है साम्यवाद नाम का सिद्धांत दिया है, जो बहुत ही विशेष नियम है। यानी प्लेटो जो है सामान्य सी बात को लेकर विशेष नियमों की कल्पना करता है, सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करता है। वहीं अरस्तु विशेष घटनाओं और परिस्थितियों का पहले निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, उसी के आधार पर सामान्य नियम बनाता है, ऐसे नियम जो सभी के लिए मान्य हो सकते हैं। चौथा अंतर है, प्लेटो न्याय, सत्य, सौंदर्य आदि सामान्य सिद्धांतों के आधार पर किसी विशेष वस्तु की जांच करता है। वहीं उसके विपरीत अरस्तु दृश्यमान जगत के वास्तविक पदार्थों को अपने विचार का आधार बनाते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लेटो जो है हमेशा न्याय की बात करेगा, सत्य की बात करेगा, सौंदर्य की बात करेगा, यानी नैतिकता की बात करेगा, हमेशा कल्पना में जिएगा। वहीं अरस्तु जो है दृश्यमान जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, उस जगत के वास्तविक पदार्थों जो हमारे सामने उपस्थित है, उन सभी के बारे में विचार रखेगा, उन सभी के बारे में बात करेगा। वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है, यानी कि बड़ी बातों से बहुत छोटी या बारीक बातों को निकालता है। वो जो है वास्तविकता में विश्वास रखता है और वास्तविक जगत के बारे में ही बात करता है। जबकि प्लेटो क्या करता है, कल्पनावाद के बारे में बात करेगा, नैतिकता की बात करेगा, सौंदर्य की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, सत्य की बात करेगा, परंतु उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध स्थापित करना मुश्किल होता है। पांचवा अंतर है, प्लेटो ने मुख्यतः प्राकृतिक जगत तथा कला के क्षेत्र में सादृश्य ढूंढे हैं, वहीं अरस्तु ने प्राणी जगत तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सादृश्य ढूंढे हैं। प्लेटो ने जो है वो प्राकृतिक क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में कार्य किया है और
उसी के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। वहीं अरस्तु ने क्या है, प्राणी जगत और चिकित्सा विज्ञान, इन दोनों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है और इनके क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया है। खास करके अरस्तु ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किया है। अगला अंतर है, प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का सहायक अंग बना दिया है। वहीं अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से स्वतंत्र माना है और राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित किया है। अब ये इनके बीच में मुख्य अंतर है जो हमेशा लिखना ज़रूरी होता है, कि अगर कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो यही है कि प्लेटो ने जो है राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का सहायक माना है। कैसे माना है? वो हमेशा से नैतिकता की बात करता है, नीति की बात करता है और नीति के आधार पर ही राजनीति से संबंध स्थापित करता है। वहीं अरस्तु जो है वो राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र दोनों को अलग अलग मानता है और दोनों की अलग अलग व्याख्या करता है। यहाँ तक कि राजनीति को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाला भी अरस्तु ही है। इसी कारण जो है अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा भी दी जाती है। अगला अंतर है, प्लेटो ने अपने विचार संवाद शैली में व्यक्त किए हैं, वहीं अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त करने में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। जो भी उन्होंने पुस्तकें लिखी है, जो भी किताबें लिखी हैं, उसमें प्लेटो ने संवाद शैली का प्रयोग किया है, यानी बातचीत की शैली अपनाई है। पहले खुद ही प्रश्न पूछेगा, फिर उसका उत्तर देगा। ऐसे एक तरीके से बातचीत की शैली में अपने ग्रंथ लिखे हैं, अपनी पुस्तकें लिखी हैं। वहीं अरस्तु ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो एक वर्णन के रूप में किए हैं, वर्णनात्मक रूप से किए हैं, विस्तार पूर्वक लिख दिए हैं। उसमें कोई बातचीत नहीं है, एक वर्णन के रूप में अपने सिद्धांत दिए हैं, अपनी किताबें उसने एक वर्णन के रूप में लिखी है। तो इसीलिए प्लेटो की शैली संवाद शैली हो गई और अरस्तु की शैली जो है वो वर्णनात्मक शैली हो गई। अगला अंतर है, प्लेटो के चिंतन में कल्पना का प्रभाव है, वहीं अरस्तु के चिंतन में विज्ञान का प्रभाव है। यानी प्लेटो हमेशा क्या करेगा, उसके चिंतन में कल्पना दिखाई देगी। उसके जितने भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे, जितने भी पुस्तकें पढ़ेंगे, उसमें यथार्थ से संबंध नहीं है, वास्तविकता से संबंध नहीं है, बल्कि कल्पना से संबंध है। उसने जो भी सोचा है, जो भी विचार किया है, वो कहीं हकीकत में लागू नहीं हुआ है और ना ही उसकी कल्पना जो है हकीकत में लागू की जा सकती है। वहीं अरस्तु के चिंतन में किसका प्रभाव है? विज्ञान है। हर सिद्धांत, हर तर्क उसने वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया है। इसी कारण जो है विज्ञान का प्रभाव उसके चिंतन में दिखाई देता है। साथ ही राजनीति को उसने एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में अपनाया है, इस कारण भी उसके चिंतन में विज्ञान का प्रभाव पर दिखता है। अरस्तु ने राजनीति को एक विज्ञान के रूप में अपनाया है, इसी कारण भी उसके चिंतन में जो है विज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है, उसके सिद्धांतों में विज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है। अगला अंतर है, प्लेटो अति मानव की खोज में है। प्लेटो का वह अति मानव दार्शनिक शासक है। वहीं अरस्तु ने किसी अति मानव की खोज नहीं की है, बल्कि अति विज्ञान के बारे में कहा है। अरस्तु का वह अति विज्ञान व्यवहारिक विवेक है। यदि हम प्लेटो के सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक सिद्धांत होता है दार्शनिक शासक का सिद्धांत या दार्शनिक राजा का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए एक दार्शनिक शासक की व्यवस्था करी है, जो उस पर शासन करेगा, राजा होगा। पर वो राजा इतना ज्यादा अच्छा है जितना अच्छा राजा हो नहीं सकता है। जितना कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव इतना अच्छा नहीं हो सकता है जितना कि उसने अपने दार्शनिक राजा को बना दिया है। वास्तविकता में ऐसा मनुष्य मिलना जैसा कि उसने दार्शनिक राजा को बनाया है नहीं हो सकता। ये सिर्फ उसकी कल्पना है। इसीलिए वो अति मानव यानी कि मानव से भी कहीं ज्यादा अच्छा जो है अति मानव की खोज में रहा है कि इतना अच्छा मनुष्य होना चाहिए, पर इतने अच्छे मनुष्य होते नहीं है जितना उसने दार्शनिक राजा को अच्छा बना दिया है। यानी प्लेटो क्या है, अति मानव की खोज में। अति मानव कौन है? दार्शनिक शासक। हम हमेशा अरस्तु की बात जो है विज्ञान से जोड़ते आ रहे हैं, विज्ञान की बात हमेशा अरस्तु के संबंध में कर रहे हैं। पिछले पॉइंट में भी हमने पढ़ा था कि अरस्तु के चिंतन में विज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है, यानी वो विज्ञान का प्रभाव उसके सिद्धांतों के अंदर झलकता है। अभी भी हम पढ़ रहे हैं कि अरस्तु जो है अति विज्ञान की बात कर रहा है। तो ये विज्ञान साइंस विषय नहीं है, बल्कि विज्ञान का तात्पर्य लिया गया है। ये हमेशा उसके सिद्धांत जो है वे वैज्ञानिक रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रहे हैं। उस जैसे विज्ञान में हर सिद्धांत दिया जाता है। अगर मान लें कि कोई भी सामान अगर हम ऊपर उछालते हैं तो वापस लौटकर धरती की ओर आता है। अगर हम कोई भी सामान उछालेंगे आसमान की तरफ तो उछलकर वापस धरती पर आएगा। तो ये प्रमाणित किया गया है कि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल है, जिस कारण से जो हम सामान ऊपर फेंकते हैं वह लौटकर वापस नीचे आता है। तो वैसे ही
विज्ञान में हर चीज को प्रमाणित किया जाता है, वैसे ही अरस्तु जो है हर सिद्धांत को पहले शोध करता है, प्रमाणित करता है और फिर सिद्धांत जो है प्रतिपादित करता है, फिर निष्कर्ष निकालता है। तो इसी कारण जो है प्लेटो को विज्ञान से जोड़ा गया है। तो अरस्तु का वह अति विज्ञान कौन सा है? व्यवहारिक विवेक, यानी हमारी जो बुद्धि है वही जो है हमारा अति विज्ञान है। जैसे प्लेटो अति मानव की खोज करता है, वैसे ही अरस्तु अति विज्ञान की खोज करता है। और विज्ञान यानी कि हमारी बुद्धि, वैज्ञानिक पद्धति को हम तभी अपना सकेंगे जब हमारी बुद्धि जो है व्यवहारिक कार्य करेगी। विवेक जो है, विवेक का अर्थ क्या है? बुद्धि। वैसे ही व्यवहारिक विवेक यानी कि हम व्यवहारिक जगत में रहेंगे। जैसे प्लेटो कल्पना में चला जाता है, अरस्तु क्या रहता है? व्यवहार में रहता है, हकीकत में रहता है, वास्तविकता में रहता है। तो अरस्तु क्या मानता है कि अति विज्ञान क्या है? व्यवहारिक विवेक, हमारी वास्तविक बुद्धि, हमारा वास्तविक विवेक जो है वही है अति विज्ञान। अगला पॉइंट है, प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध किया है। वहीं अरस्तु ने संपत्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एक साधन माना है और एक सीमा तक संपत्ति की असमानता का समर्थन किया है। प्लेटो ने 3 वर्ग बनाए हैं। पहला वर्ग है उत्पादक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है दार्शनिक शासक वर्ग। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दोनों से मिलकर संरक्षक वर्ग का प्लेटो ने निर्माण किया है। इन दोनों के लिए ही संपत्ति का निषेध किया है, यानी कि संपत्ति पर रोक लगाई है। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध करने के लिए साम्यवाद का पूरा सिद्धांत दिया है, जिसके आधार पर ये बताया गया है कि संरक्षक वर्ग को संपत्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी वो बिल्कुल ही संरक्षक वर्ग यानी सैनिकों और दार्शनिक राजा के लिए संपत्ति का उपयोग पर निषेध लगा देता है, रोक लगा देता है कि ये दोनों ही संपत्ति का बिल्कुल उपयोग नहीं कर सकते। वहीं अरस्तु कहता है कि संपत्ति जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है और एक हद तक अगर संपत्ति में असमानता है तो वो राज्य के लिए सही है। और प्लेट अरस्तु सही बोलता है कि अगर हम बिना धन संपत्ति के तो कैसे जी सकते हैं। अगर आज हमारे पास पैसे नहीं हो तो हम कैसे काम करेंगे? ना हम कुछ खरीद पाएंगे, ना खाना तक नहीं खरीद पाएंगे, आप बाकी सब छोड़िए। तो अरस्तु ने व्यवहारिक बात करी कि हर इंसान के पास संपत्ति होनी चाहिए। अगर संपत्ति नहीं है तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। और एक सीमा तक अगर संपत्ति में असमानता है, यानी अगर कोई ज़्यादा धनवान है और कोई कम धनवान है, तो वो ठीक है। अरस्तु ने बोला है कि एक सीमा तक संपत्ति की असमानता ठीक है, क्योंकि अगर सभी समान रूप से संपन्न हो जाएंगे, सभी समान रूप से अगर धन संपन्न हो जाएंगे, तो फिर कोई कार्य करना ही नहीं चाहेगा, कोई संपत्ति अर्जित करना ही नहीं चाहेगा, कोई काम ही नहीं करेगा, तो धन नया आएगा कैसे? लोग निष्क्रिय हो जाएंगे। अगला अंतर है, प्लेटो हर स्थिति में स्त्रियों को पुरुषों के समान समझता है और स्त्री पुरुष को समान कार्य प्रदान करता है। वहीं अरस्तु स्त्री पुरुष की क्षमताओं और कार्य क्षेत्रों में भेद करता है। वही प्लेटो जो है हर स्थिति में स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान मानता है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से काम कर सकते हैं। प्लेटो यहाँ तक भी बोलता है कि जो दार्शनिक शासक है वो भी स्त्रियां बन सकती है। ऐसा नहीं है कि दार्शनिक शासक स्त्रियां नहीं बन सकती है। वो उसने शिक्षा की व्यवस्था स्त्री पुरुष दोनों के लिए करी है, उसने सैनिक बनने की व्यवस्था दोनों के लिए करी है, उसने राजा बनने तक की व्यवस्था दोनों के लिए करी है। ये वो मानता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही एक समान रूप से राज्य का विकास कर सकते हैं और एक समान रूप से कार्य कर सकते हैं। वही उसके विपरीत जो है अरस्तु मानता है कि स्त्री और पुरुष दोनों का ही कार्य क्षेत्र अलग अलग है। पुरुष में जितनी क्षमताएं होती है वो स्त्रियों में नहीं होती है और दोनों के कार्य अलग अलग है। पुरुष जो है वो शासन करने के लिए, धन अर्जित करने के कार्य के लिए बने गए हैं और स्त्री जो है परिवार को संचालित करने के लिए बनाई गई है। इस तरीके से दोनों के कार्य अलग अलग है। अगला अंतर है, प्लेटो ने कानून को दार्शनिक शासक की आज्ञा के अधीन कर दिया है और वहीं अरस्तु ने कानून की संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो कोई व्यक्ति नहीं है। प्लेटो ने जो है कानून यानी कि न्याय, है ना, न्याय हम किसके आधार पर देंगे? कानून के आधार पर। आज भी अगर न्यायालय हमको न्याय प्रदान करता है तो किसके आधार पर करता है? संविधान के आधार पर, संविधान के नियमों के आधार पर। वही क्या है? हमारे कानून है। तो प्लेटो ने कानून की कोई व्यवस्था नहीं करी है, उसने कानून को क्या बना दिया है? दार्शनिक शासक के अधीन बना दिया है। उसने अपने दार्शनिक शासक कौन है? राजा, यानी राजा को ही 50 साल तक शिक्षा देने की व्यवस्था करी है प्लेटो ने। तो अगर 50 साल तक उसको शिक्षा दे रहा है तो वो मानता है कि राजा जो भी बोलेगा वही कानून है और जो भी निर्णय लेगा वही न्याय है। तो कानून को जो है दार्शनिक शासक के अधीन बना दिया है कि
कि जो कहेगा, जो बताएगा वही कानून है और वो जो निर्णय लेगा वही न्याय है। तो उसने कानून को जो है राजा के अधीन बना दिया है, दार्शनिक शासक के अधीन बना दिया है। वहीं अरस्तू ने क्या किया है, कानून के संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो कोई व्यक्ति नहीं है। यानी उसने कानून को सबसे बड़ा माना है और उसने किसी व्यक्ति को जो है कानून नहीं माना है। उसने अलग से एक कानून की व्यवस्था करी है ताकि वो किसी व्यक्ति के अधीन ना रहे, हर व्यक्ति उस कानून के अधीन रहे जो बनाया गया है। हमारा संविधान क्या है, सर्वोच्च है, संप्रभु है। तो वैसे ही अरस्तु ने भी जो है कानून को सर्वोच्च माना है, संप्रभु माना है। यहीं पर जो है प्लेटो और अरस्तु दोनों के बीच में अंतर समाप्त होता है। इसके प्रश्न कैसे बनेंगे, तो प्रश्न ऐसा बन सकता है, प्लेटो या अरस्तु के मध्य अंतर बताइए, प्लेटो और अरस्तु के मध्य भेद बताइए, प्लेटो और अरस्तु के अध्ययन पद्धति में भेद बताइए, प्लेटो और अरस्तु के बीच असमानताएं बताइए। ऐसे अनेक प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, इन दोनों में ही अंतर बताना होगा। इस प्रकार से जो है प्लेटो और अरस्तु के मध्य जो अंतर है उसके लिए प्रश्न बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि प्लेटो और अरस्तु की अध्ययन पद्धति में क्या अंतर है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।